हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं हूं राजेंद्र साहू और आज हम पढ़ने वाले एमपी बोर्ड क्लास 8th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हमको 3 महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, जो कि पहली संख्या है हमारे पास। पहली संख्या का नाम है प्राकृत संख्या, जो कि स्टार्ट होती है हमारी 1, 2, 3 ... दूसरे नंबर पर आती है ... का मतलब कि अनंत तक जाती है। दूसरी संख्या महत्वपूर्ण संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि हम जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? मतलब कि हमारे पास जब हम पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक पूर्ण संख्या भी शामिल कर ले तो हम इसको बोल देंगे पूर्णांक संख्या। जो भी जितनी भी सारी संख्याएं कहलाएंगी हमारी, ये कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। तो इतना समझने के बाद में हम अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसमें कि हम पढ़ने वाले थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसी सारी संख्याएं जो कि p/q के रूप में लिखी जा सकती है, वे सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। जहां पर जो p और q रहेंगे, ये जो p है और ये जो q है, ये पूर्णांक संख्या रहेंगी। पूर्णांक का मतलब आपको पता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी या फिर गुणधर्म बोलना चाहिए या फिर विशेषता बोलना चाहिए कि जो q रहता है वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यदि हम 1/0 लिखते हैं या फिर 1/0 लिखते हैं, ये आपकी कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। और आपको पता है कि 1/0 का मान हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप 0 का पहाड़ा कितने बार भी पढ़ो, कभी भी 1 हमें प्राप्त नहीं होगा। हमेशा इसका मान अनंत आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अपरिभाषित। आपके लिए एक नया वर्ड होगा अपरिभाषित। पर अपरिभाषित का मतलब कि ऐसा वर्ड होता है, मतलब कि जिसका मान हमें प्राप्त ना हो, कभी जिसका मान हमें प्राप्त ना हो, तो इस संख्या को बोलते हैं अपरिभाषित। ये 1/0 होता है, ये कभी भी आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये हमेशा हमें अपरिभाषित मान देगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में जरूर रहती है, पर q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये परिमेय संख्या की परिभाषा समझ में आई होगी। तो हम अभी और आगे चलते हैं। अब और इसके और एग्जाम्पल यदि हम ले तो 1/2 है हमारे पास, जिसको हम p/q के रूप में लिखा हुआ है। ये 5/2 है, -6/5 है। ये सारी की सारी संख्याएं जो है p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और जिनको हम परिमेय संख्या कह रहे हैं। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं में कितने प्रकार हो सकते हैं। तो परिमेय संख्या में एक होता है टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? सीमित या हम बोल सकते हैं शांत दशमलव होता है और एक होता है अशांत दशमलव। इसका मतलब क्या? सीमित मतलब क्या? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी संख्या में यदि भाग दें, जैसे मान लो कि 1/5 है, ये 1/5 है। यदि हम इसको दशमलव में लिखना चाहे तो हम इसको भाग देंगे तो 0.2 आएगा। ये जो 0.2 जो आया है आपके पास, ये जो हम यदि भाग देते हैं तो यहाँ पर इसके बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो समाप्त हो गया या फिर शांत हो गया, चुपचाप हो गया, शांत हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सीमित। और ऐसी सारे की सारी संख्याएं जो रहेंगी आपकी, वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और एक और चीज होती है आपकी आवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे हमने मान लो कि 0.33333, मतलब कि समान अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी संख्याएं परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। तो आगे और चलते हम। अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के थोड़े से गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म जो आता है हमारे पास, वो आता है
संवृत का। संवृत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संवृत का मतलब है यदि दो संख्याएं a मान लो और b मान लो, यदि उनको जोड़ा तो जो c मिलेगा वो भी आपका एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं कि यदि दो संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे भी तो हमको भी क्या मिलेंगे? एक c मिलेगा, जो c भी क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। गुणा करने पर भी परिमेय संख्या मिलेंगी, परंतु जब हम भाग की बात करेंगे तो हमें ये हमेशा नहीं मिलेगा कि वो क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो हम देखेंगे कि हमने पाया कि जो परिमेय संख्या होती है भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती। भाग के अंतर्गत संवृत नहीं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो परिमेय संख्या होती है भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती है। अब आता है हमारे पास दूसरा नियम, जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है, दूसरा गुणधर्म, ये है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है आपका कि कोई संख्या a है, कोई संख्या a मतलब कि कोई परिमेय संख्या a है, दूसरी परिमेय संख्या b है, तो यदि हम इनको जोड़ने पर इनका यदि क्रम बदल दे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब a प्लस बी जो आया था वो b प्लस ए ही आएगा। अर्थात यदि मैं बोलूँ कि 3 प्लस 2 करो, मतलब 3 धन 2 करो, या तो 2 धन 3 करो, आपको दोनों के दोनों मान समान मिलेंगे, मतलब कि दोनों का आंसर 5 मिलेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। किसके अंतर्गत? जोड़ के अंतर्गत या फिर योग के अंतर्गत। और यहीं पर यदि हम बात करें ऋण के अंतर्गत, या फिर इसको हम बोलते हैं व्यवकलन। तो यदि हम बोले कि a माइनस बी है तो ये कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो चेक कर लेते हैं। मान लिया कि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, और यहाँ पे अब देखो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 1 करके देखो। अब आप देख पाओगे कि इसका मान यदि हम 1 ऋण 2 करें तो ऋण 1 आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1 आएगा। तो आप कहीं से कहीं तक बोल नहीं सकते कि ये ऋण 1 और 1 जो है बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि ये ऋण 1 है और ये क्या है? 1 है, दोनों के दोनों बराबर नहीं है। अतः हम बोल देंगे कि ये व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम आता है गुणा के अंतर्गत। गुणा में मान लो कि a गुणा b करो या b गुणा a करो, दोनों के दोनों बराबर रहते हैं। जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 8 करो या 8 मल्टीप्लाई 7 करो, आपको पता है 7 गुणा 8 करो या फिर 8 गुणा 7 करो, दोनों का मान 56 ही आएगा। हमने यहाँ पर एक रिजल्ट निकाला है। क्या निकाला है? कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, वो गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब इसके बाद हम भाग की बात करेंगे। जैसे कि हमने भाग में जो संवृत के बारे में बताया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई कभी हम a डिवाइडेड बाय b करें, मतलब a में b का भाग दे और b में a का भाग दे। दो संख्या है आपके पास a और b, ये b और a है। तो यदि इसका भाग यदि करेंगे और इसका भाग यदि करेंगे, मान लो ये 1/2 है और ये 2/1 है, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगी। इसका मतलब हम बोलेंगे कि भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। इसके पश्चात अपन आगे चलते हैं। तीसरा नियम है आपके पास, तीसरा नियम है आपके पास साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब ऐसा है, यदि हम कोई 3 संख्या ले a प्लस b प्लस c, इसमें से कोई भी संख्याओं को पहले जोड़ ले तो इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि दोनों के दोनों आंसर सेम आएंगे। परंतु ये था आपका योग के लिए, ये योग के लिए है। पर जब हम अंतर के लिए याद करेंगे या फिर इसको बोलते हैं हम व्यवकलन के लिए बोलेंगे, तो ये कभी भी आपको आंसर समान नहीं देगा। ये हमेशा अलग अलग मान देगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर एक और निष्कर्ष निकल रहा है कि
योग के अंतर्गत तो साहचर्य होंगी, परंतु व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं होंगी। गुणा के अंतर्गत साहचर्य होंगी, जी हाँ बिल्कुल होंगी, पर भाग के अंतर्गत नहीं होंगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम परिमेय संख्याओं की। आशा करता हूं कि आपको साहचर्य नियम समझ में आ गया होगा। एक और बार यदि हम रिपीट करना चाहें तो एक और बार कर देते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास साहचर्य, संवृत। संवृत में हमने पढ़ा था कि भाई दो संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो योग हमारा संवृत आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब कि क्या कि a धन b यदि हम करते हैं तो c जो मिलेगा हमको वो हमारा परिमेय संख्या मिलेगा। हम व्यवकलन की बात करते हैं तो व्यवकलन में भी हमको संवृत मिलेगा। गुणा की बात करते हैं तो गुणा में भी हमको संवृत मिलेगा, परंतु जैसे हम भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर संवृत नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव बन के आ रहा है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी यहाँ पर क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय में हमने पढ़ा था, पहली चीज हम 4 चीजों पे बात करते हैं। पहली चीज हम बोलते हैं योग के अंतर्गत, दूसरी चीज आती है अंतर। अंतर को हमने बता दिया आपको कि व्यवकलन बोला जाता है। तीसरा चीज है आपके पास गुणा और चौथा चीज है आपका भाग। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होगा, अंतर के अंतर्गत नहीं होगा, गुणा के अंतर्गत होगा और भाग के अंतर्गत नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रम विनिमय में आपको समझ में आ रहा है कि अंतर और भाग में यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कौन नहीं करता? तो परिमेय संख्या इसका पालन नहीं करती है। तीसरी चीज पे आते हैं हम साहचर्य पे। साहचर्य नियम, साहचर्य क्या बोलता है? फिर इसमें 4 बातें बताएंगे अपन। पहली बात कि भाई जोड़ जो रहेगा आपका योग, मतलब जो योग रहेगा साहचर्य नियम का पालन करेगा, अंतर या व्यवकलन नहीं करेगा, गुणा करेगा और भाग नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके बाद चौथी नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है, आपके प्रॉपर्टी आती है, ये गुणधर्म बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं हम वितरकता नियम। इसमें भी 2 प्रकार से है वितरकता नियम, जोड़ और घटाने पर। तो जोड़ने पर क्या, यदि a गुना b धन c किया जाए, a गुना b ऋण c किया जाए तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? तो आपको याद रखना है कि a जो है पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर बीच में जो चिन्ह है जो का वही आएगा और फिर a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ। इसका मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे प्लस a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे। इसका एक क्वेश्चन आपको हमेशा बन के आता है और आपको इसको अच्छे ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जब माइनस है तो सीधा सिंपल कोई दिक्कत ही नहीं, जहां पर प्लस था वहां पे माइनस लगा देना है आपको। यह आपका हो गया वितरकता नियम। वितरकता नियम के बाद अपन आते हैं इसका एक क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, अभी एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या है, सीधी सिंपल बात है, जैसे कि परिमेय संख्या का उल्टा ही हो सकता है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जिनका दशमलव रूप न तो समाप्त होता है, वे कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारे पास पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। करनी में जितनी भी संख्या रहेंगी, करनी में मान लो 2 है, करनी 2 भी क्या आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्नावली
1.1 प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत सबसे पहले आपको बता देते हैं हम कुछ गुणधर्म के बारे में। थोड़ा सा और थोड़ी जानकारी दे देते हैं हम आपको। पहली चीज आती है आपके पास योग तत्समक। योग तत्समक क्या होता है? यदि हमने कोई संख्या ली a, उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमें a ही प्राप्त हो, तो हम उसमें क्या जोड़ सकते हैं? 0 जोड़ देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहा मैंने कहा कि हमने कोई संख्या ली a तत्समक, हमने कोई संख्या ली a, उसमें हम क्या जोड़े कि a आ जाए। तो सीधी सिंपल बात है, हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब कि 0 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये 0 होता है, ये जो 0 होता है ये हमारा योग तत्समक कहलाता है। इसका मतलब कि आपका योग तत्समक बराबरी से 0। ऑब्जेक्टिव में बनता है 1 नंबर में कि योज्य बोलते हैं, योज्य तत्समक बराबरी से 0। और इसी का व्युत्क्रम मतलब क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम। आपको सीधा सिंपल ये भी पता है कि भाई योग मतलब कि धन का उल्टा क्या होता है? धन का उल्टा ऋण होता है, मतलब धन का उल्टा ऋण होता है। तो अब हम यदि बात करें कि a का उल्टा मतलब कि योज्य बोला है तो योग का उल्टा क्या होता है? ऋण होता है। इसका मतलब कि योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका माइनस ही हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है a माइनस a क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब कि हमको 0 मतलब योज्य तत्समक मिल जाएगा। और योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक में यही डिफरेंस नहीं है, ये मतलब कि समानता पाई जाती है। क्या समानता पाई जा रही है? कि जब आप a धन 0 करो a ही आएगा, और ये जो 0 है यहाँ पर ये कहलाएगा योज्य तत्समक। और दूसरी चीज यहाँ पर a ऋण a करो क्या मिलेगा? 0। तो और ये वाली चीज क्या कहलाएगी आपके पास? योज्य प्रतिलोम। पर किसका? इस a का योज्य प्रतिलोम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। और ये 0 आया है ये कहला जाएगा आपका योज्य तत्समक। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी चीज आती है आपके पास गुणात्मक तत्समक। अब सीधी सिंपल बात है, गुणात्मक तत्समक मतलब कि कोई नंबर a लिया हमने, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें? गुना मतलब क्या? ऐसी संख्या जिसमें किसी भी चीज का गुना करना है। तो किसका गुना करें? एक का गुना करें कि हमको क्या मिलेगा? a ही मिल जाएगा। वापस ऐसी संख्या बताओ जिसमें कि गुना करने पर वही संख्या मिल जाता है। तो हमने लिया कोई संख्या a ली है, a संख्या ली है, हम उसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि वापस से a मिले? तो सीधा हमको पता है किसी भी संख्या में 1 का गुना करने पर हमें वही की वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा 8 गुना 1 करके बताओ, तो क्या आता है आपका? 8 एकम 8 आता है। तो हम यहाँ पर जो 1 है, 1 को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसा हमने योज्य तत्समक में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। योज्य तत्समक में क्या बोल रहे थे हम? योग मतलब कि जोड़ रहे थे। अब यहाँ पर गुणात्मक तत्समक में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर गुना कर रहे हैं। गुना करने पर क्या आना चाहिए? वही का वही नंबर आना चाहिए। इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। जैसे मान लो p/q है, p/q आपकी कोई संख्या है, इसमें हम यदि हमको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए इसका, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? आपको व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा कर देना। व्युत्क्रम p/q का, तो p/q का व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा? q/p। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो मतलब कि आपका p/q का जो व्युत्क्रम कहलाएगा q/p कहलाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, मान लो एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। p/q हो गया आपका p/q का व्युत्क्रम, यहाँ पे व्युत्क्रम लिख रहा हूं मैं। व्युत्क्रम है आपके पास q/p। यदि मैं बोलूं कि 1 का व्युत्क्रम बताइए या फिर 1 का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है तो 1/1 ही होगा। मैंने कहा कि 1/2 का बताइए, तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये जो 2 कहलाएगा, 1/2 का क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा।
तो हम आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है, क्या क्या देखा उसके बारे में पता कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या की परिभाषा देखी, उससे जुड़े गुणधर्म देखे। गुणधर्म में कौन समवर्त रहता है, कौन क्रम विनिमय रहता है, कौन साहचर्य रहता है, कौन आपका वितरकता नियम का पालन करता है, किस प्रकार से वितरकता नियम का पालन होता है। वितरकता नियम के आपके सवाल जुड़े बचे हुए हैं, हम उसको अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।